तो पिछले एक हफ्ते से भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बस दो ही तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ से तो आवाज आ रही है मोदी ने देश बेच दिया, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। इन दोनों ही तरह के शोर के बीच सच आखिर है क्या? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, तो यही वो दो एक्सट्रीम बातें हैं जो चारों तरफ गूंज रही हैं। एक खेमा है जो मानता है कि इस समझौते से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का फायदा हुआ है और हमने अपने हित कुर्बान कर दिए। वहीं दूसरा खेमा इसे एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत बता रहा है। तो फिर उलझन होना तो लाजमी है कि भाई असलियत है क्या? तो सवाल यही उठता है कि सच्चाई आखिर है क्या? क्या भारत ने वाकई अपने हितों के साथ कोई समझौता कर लिया है? जैसा कि अक्सर होता है, सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के कहीं बीच में छिपा है। तो आइए जरा फैक्ट्स और आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिसे सब लोग ट्रेड डील कह रहे हैं, वो असल में कोई डील है ही नहीं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और व्हाइट हाउस के जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी ट्रेड डील शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। जो तय हुआ है वो है एक फ्रेमवर्क, और इस फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फ्रेमवर्क आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये भविष्य में होने वाले किसी असली समझौते की नींव है। ये कुछ ऐसे नियम और शर्तें हैं जिन पर दोनों देश सहमत हुए हैं, ताकि आगे की जो बातचीत हो वो थोड़ी आसान हो सके। मतलब ये फाइनल सौदा नहीं है, बल्कि उस सौदे तक पहुंचने का एक रोड मैप है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक गोवा ट्रिप का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दोस्तों ने रोड ट्रिप पर गोवा जाने का प्लान बनाया। अब हो सकता है कि ट्रिप की तारीखें अभी तय न हुई हों, लेकिन ये तो तय हो जाता है ना कि भाई गाड़ी किसकी जाएगी, स्नैक्स कौन लाएगा और ड्राइविंग कौन करेगा। भारत और अमेरिका के बीच अभी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पूरी गोवा की योजना नहीं है, बस एक ढांचा है जिस पर सब लोग सहमत हुए हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। इस फ्रेमवर्क में भारत ने क्या दिया है और बदले में हमें मिला क्या है? कागज पर देखें तो ये एक लेन देन का मामला ही लगता है। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है वो है लेन देन का बैलेंस। भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे कि वाइन और नट्स पर टैरिफ कम करने को तैयार हुआ है। इसके बदले में अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स जैसे ज़रूरी एक्सपोर्ट्स पर लगे भारी टैरिफ को कम करेगा। इतना ही नहीं, भारत ने अगले 5 सालों में $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा भी किया है। और ये वादा कोई मामूली बात नहीं है, ये भारत के मौजूदा आयात से एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन एक मिनट, इस फ्रेमवर्क से पहले भी क्या हम अमेरिका से कुछ खरीद नहीं रहे थे? बिल्कुल खरीद रहे थे। अगर हम अपने ऑफिशियल ट्रेड डेटा को देखें तो पता चलता है कि हमारे ज्यादातर इंपोर्ट्स में कच्चा तेल, कोयला, सोना और हीरे शामिल हैं। खाने पीने की चीजों में सिर्फ बादाम ही टॉप 10 लिस्ट में आता है। तो ये व्यापार तो पहले से ही चल रहा था। अगर सिर्फ व्यापार के नजरिए से देखें तो ये फ्रेमवर्क उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिस पर इस विश्लेषण का सोर्स ध्यान खींचता है। एक ऐसा पेज जो इस पूरे समझौते के मायने ही बदल कर रख देता है, और वो है अमेरिकी सरकार द्वारा पास किया गया एक अलग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जिस सोर्स पर यह विश्लेषण आधारित है उसके अनुसार फ्रेमवर्क तो अपनी जगह है, लेकिन इस ऑर्डर का एक हिस्सा ऐसा है जिसे वो सबसे अपमानजनक मानते हैं। उनका तर्क है कि इसमें शर्तें अमेरिका तय कर रहा है और हम उन्हें मानने पर एक तरह से मजबूर हो रहे हैं। तो ये रहा वो ट्विस्ट। 6 फरवरी को जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका अब भारत की तेल खरीद पर नजर रखेगा, और अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो हम पर 25% टैरिफ फिर से लगा दिए जाएंगे। सोर्स का तर्क है कि ये कदम सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी यानी हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है और जिस पर सोर्स जोर देता है वो ये है कि ये निगरानी सिर्फ भारत के लिए है, चीन के लिए नहीं। जबकि चीन हमसे कहीं ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, फिर भी ये नियम चीन पर लागू नहीं होता। यहाँ सोर्स एक सवाल उठाता है, ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि अमेरिका जानता है कि चीन से भिड़ने का मतलब बराबर की टक्कर होगी? सोर्स इस अमेरिकी रुख को कुछ इस तरह से दिखाता है मानो अमेरिका कह रहा हो, तुम अपने फ्रिज में कौन सा खाना रखोगे ये मुझसे पूछ कर लाओगे। तुम अपना पेट्रोल कहाँ से खरीदोगे ये मैं तय करूंगा।
तुम्हारे दोस्त कौन होंगे ये भी मैं तय करूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सोर्स के मुताबिक ये किसी पार्टनर की भाषा नहीं है, ये एक मालिक की भाषा है। ये विश्लेषण आगे तर्क देता है कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौते की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबा खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दबदबा बनाया जाता है। अमेरिका ये खेल दशकों से खेलता आ रहा है और इसके तरीकों को समझना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स नारियल तेल का एक जबरदस्त उदाहरण देता है। 2014 के आसपास बहुत सारी स्टडीज आईं जिनमें कहा गया कि नारियल का तेल जानलेवा है। बाद में पता चला कि ये सब भारत में कनोला तेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था, और आज वही नारियल तेल पश्चिम में हेल्थ का प्रतीक बन गया है। इस उदाहरण से ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे आर्थिक हितों के लिए कहानियां गढ़ी जाती हैं। और सोर्स का मानना है कि ये प्रोपेगेंडा पिछले 20-30 सालों से चल रहा है। हमें ये बताया गया कि घर पे बना पोहा या इडली खराब है और इसकी जगह एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स खाओ क्योंकि वो तो कंप्लीट मील है। ये सब हमारे दिमाग में इसलिए भरा गया ताकि हम भारतीय खाने से दूर होकर अमेरिकी कंपनियों के उत्पाद चुनें, जबकि सच तो ये है कि कॉर्नफ्लेक्स असल में जंक फूड के अलावा कुछ नहीं है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका बार बार ये जताता है कि हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और तुम 4 ट्रिलियन के भी नहीं हो, अपनी औकात में रहो। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या असली ताकत हासिल करने का रास्ता फिर है क्या? आप सिर्फ कहने से सुपर पावर नहीं बन जाते। आप सुपर पावर बनते हैं कड़ी मेहनत करके, मुश्किल काम करके और अपनी समस्याओं को सुलझाकर, ताकि आप असल में आगे बढ़ सकें। ये व्यापार सौदा तो एक छोटी सी बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि हम एक राष्ट्र के रूप में वो मेहनत कब करेंगे जो एक असली महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।